करना, क्योंकि समटाइम्स दे से स्टेट एंड प्रूव, स्टेटमेंट भी लिखो, स्टेट एंड प्रूव। तो बीपीटी के लिए दो चीजें हमारी मस्ट है, हमारी बैकलॉग में, हमारे दिमाग में ये होगा कि ये चीज यूज कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरी चीज है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस। ये 9th में ना चैप्टर 9 हुआ करता था, जो डिलीट हो गया था आफ्टर कोविड, लेकिन उसका रूल तो डिलीट नहीं हुआ ना, हमारे लिए पढ़ना डिलीट हो गया, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स वही यूज करने हैं हमें। सो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज। कि दो ट्राइंगल जिनके बेस सेम हो, पैरेलल लाइंस भी के इन बिटवीन हो, सेम पैरेलल लाइंस में, मतलब बेस एक पैरेलल लाइन पर है, उसका तीसरा वर्टेक्स ना, दो वर्टेक्स तो हमने एक पैरेलल लाइन पर रख दिए, तीसरा वर्टेक्स दूसरी पैरेलल लाइन पर जाकर टकरा रहा है, तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं कह रही हूं, एरिया नंबर वाइज सेम होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये दो चीजें हमें यूज करनी है। फिर अब याद करो इसकी स्टेटमेंट। इन अ ट्राइंगल line parallel to any sides of a triangle to intersect, ठीक है, in a triangle line drawn to any one side, line drawn parallel to any one side of a triangle। लेकिन पैरेलल लाइन तो देखो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें लूप होल्स भी क्या है, आप कहें नहीं जी मैंने तो यहाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी वर्टेक्स ए पे, ये होती है, वर्टेक्स ए पे भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की पूरी साइड पर कहीं भी, मतलब एक बीसी को पैरेलल, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब समझ में आया कि मैं यहां पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रही हूं, मैं यहां नहीं ड्रॉ कर रही हूं, मैं ट्राइंगल के अंदर की बात कर रही हूं, ठीक है। टू इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, line drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, divides the two sides in same ratio, divides the two sides in same ratio। divides the two sides in same ratio। दो चीजें हम यूज करते हैं, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। अब पहले तो गिवन लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी DE is parallel to BC। लिखो गिवन, ट्राइंगल एबीसी DE is parallel to BC, ट्राइंगल एबीसी DE is parallel to BC। अब टू प्रूव करना है, वो तो हमें पता है, AD अपॉन BD इज सेम एज AE अपॉन CE। कंस्ट्रक्शन है, फ्रॉम D ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, फ्रॉम E draw EN perpendicular to AB, join BECD, BE और CD को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं कह रही हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल लेने, तो चार ट्राइंगल्स है जिनका हमने एरिया लेना है। कंस्ट्रक्शन के बाद अब आते हैं प्रूफ पर। चीज मुझे याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक हो गया। तो मैं लिखूंगी सबसे पहले ट्राइंगल ADE का एरिया, ट्राइंगल ADE लिख रही हूं मैं, है ना। तो ये हमारे दिमाग में रहेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल ADE। ये लिखते हैं ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हम लेंगे AD
और देखो हाइट हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN। ऐसे ही ट्रायंगल ADE हाफ इंटू AE इंटू DM। ADE का एरिया दो तरह से निकालना है। हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हैं, कोई ADE लिखा है ना दो तरह से, वही लिख रही हूँ, नाम नहीं चेंज करी। तो आपने ADE दोनों लिखने हैं या ADE दोनों लिखने हैं, जैसे मर्जी। सिमिलैरिटी नहीं करनी, जो बुक में प्रूव है ना वही करना है बस। है ना, जो एनसीईआरटी में प्रूफ है वही लिखना, बिकॉज दैट इज बेसिक प्रूफ, वी आर यूजिंग इट, वी आर प्रूविंग इट विदाउट यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये बेसिक जो सदियों पुराना प्रूफ चला आ रहा होगा ना, ये एक्सेप्टेड प्रूफ है। ठीक है ना। तो हमने एरिया ट्रायंगल एडी की दो तरह से लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहां पर EN हमने व्हाट एक तो लिया परपेंडिकुलर, एक DM परपेंडिकुलर लिया है। तो DM परपेंडिकुलर अगर हम लेते हैं तो आई विल टॉक अबाउट ट्रायंगल DEC। एरिया ट्रायंगल, पहले तो EN, क्योंकि मैंने पहले EN लिखा है ना, तो EN परपेंडिकुलर के साथ मैं लूंगी BDE। अब इसको कैसे याद करना है, देखो मुझे प्रूफ करना था, वहां बैठे बैठे प्रूफ समझ में आए, उसके लिए हमें क्या करना है, देखो मैंने AD और BD लेना है, मैं AD ले चुकी हूँ, AE ले चुकी हूँ। अब मुझे BD को लेना है अपने प्रूफ में। तो जहां बेस BD हो, ऑल्टीट्यूड क्या हो, EN। तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, बेस BD और E चाहिए, तो BDE आ गया ना। तो आई हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हाफ इंटू BD इंटू EN। अब दूसरे वाला बता सकते हो बाय द सेम लॉजिक, CE बेस हो गया। अब समझ में आया ना कैसे याद रखेंगे, CE बेस, तो D हमें चाहिए DM, क्योंकि ऑल्टीट्यूड होगा। तो एरिया ट्रायंगल DCE, ये अगर हम इस एक रूल की तरह या चेन की तरह इसको याद कर लेंगे, पता क्या होगा, वहां बैठकर टेंशन वाली सिचुएशन में ना, वहां मैडम बोल रही होगी आपको 5 मिनट्स लेफ्ट, 2 मिनट्स लेफ्ट, तो वहां पर ये सब चीजें ना, जब आप थोड़ा सा उसको एज रिलेट करके याद करते हो कि मैंने AD ले लिया अब क्या लेना है, तो वहां दिमाग चलना शुरू हो जाता है, स्टार्ट मिल जाता है, लास्ट के 10 मिनट पड़े होते हैं ना, दिमाग ब्लैंक होता है किसी का भी। स्ट्रेस में काम करना सबसे मुश्किल काम होता है, स्ट्रेस में परफॉर्म करना इज द डिफिकल्ट थिंग। जैसे अब मैं बोल रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या नहीं लिखा, मैंने DM नहीं लिखा, अब देखो मैंने EN लिख लिया ना, मैं आंसर अब DM लिख दूंगी। बात समझ में आई, एक ट्राइंगल सोच के लिख लिया, उसके बाद मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, तो मुझे DM लिख लेना है। राइट, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे रेशो दी हुई है इसकी, है ना, तो मुझे इसको रेशियो फॉर्म में लेकर आना है। तो मैं चार इक्वेशंस को नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 1, ठीक है। अगर ना भी नाम दे, चलो ना भी नाम दे, तो मैं क्या करूंगी, मैं लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, AD के साथ AD लेंगे, AD के साथ सॉरी BD लेंगे, या ऑल्टीट्यूड सेम रखेंगे, तो अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू BD इंटू EN कैंसल, हाफ कैंसल, AD बाय BD तो आ गया। तो ऐसी बाकी रेशियो हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो कैन आई डायरेक्टली राइट, मैं थोड़ा मिस कर रही हूँ, AE अपॉन CE आपको लिखना होगा, 5 नंबर की थ्योरम है, इतना तो लिखेंगे कि हाफ इंटू AE इंटू DM, हाफ इंटू EC इंटू DM, DM DM कैंसल, हाफ कैंसल, ये रेशियो आ जाएगी। बस डिवाइड कर दिया, ये चार लिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 के साथ, इक्वेशन 2 लिख लो अगर लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना उसके भी लिखा हुआ है, उसने लिखा नहीं हुआ फ्रॉम 1 to, नहीं कुछ नहीं लिखा हुआ उसने। हाँ वही तो बता रही हूँ, हो गया ना, इतना लिख लिया आपने। बस जब यहां पर आपने इसको AD बाय BD रेशियो बना ली ना, अब मैं थोड़े से ये एरियाज को डिलीट कर रही हूँ, कंसिडरिंग हमने चारों एरियाज लिख लिए, ठीक है, जिसमें AD 2 बार आया, AD आया तो BD लेना है, AE आया तो हमने CE भी लेना है, तो ऐसे 4 ट्राइंगल्स हमने बना लिए। उसके बाद आपने लिखना है, यहां पर बस अच्छे से लिख देना ADE अपॉन BDE,
इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे अपना कि देखो ADE दोनों के न्यूमरेटर सेम है, जो राइट हैंड साइड है वो तो हमें प्रूव करनी है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल प्रूव हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई तो राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो जाएगी, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर इक्वल है। हाउ टू गो बाय ये दो एरियाज, ये दो ट्राइंगल्स के एरिया को इक्वल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको अब नंबर 1 लिया, इसको नंबर 2 लिया। अब यहां पर हमारा वो रूल जो हमने 9th में नहीं पढ़ा हुआ, उसको रट्टा मारना है। ट्रायंगल लिखो, इसको लिखते हैं ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DCE आर ऑन द सेम बेस DE। दोनों के नाम में देखो DE है, दोनों के नाम में DE वर्टिसेस हैं। एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। समझ में आ गया, एरियाज की ही बात हो रही है। पहले हमने यूज किया फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि AD चाहिए तो AD के दो तरह से AD AE दोनों एक ट्रायंगल में आते हैं। AD के साथ BD लिया, वी फॉर्म अनदर ट्रायंगल। AE के साथ EC चाहिए तो EC बेस के साथ हमने दूसरा ट्रायंगल ले लिया। ठीक होगी बात ये। अब ये दोनों ट्रायंगल्स जो अलग अलग वाले हमने लिए थे, ये और ये, दे आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, इसको लिया नंबर 3। और अब लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3, कोई बड़ी बातें नहीं, बस लिख दिया फ्रॉम 1 2 3। फ्रॉम 1 2 3 क्लियर हो गया कि BDE और DEC आपस में इक्वल है, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर ऐसा ऐसा कुछ नहीं लिखना, तो बुक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब लिख देंगे AD अपॉन BD, रट्टा मारो पर एक सोच के साथ मारो ताकि लिखना कल आसान हो, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड, इकलौती थ्योरम है, सर्कल्स की थ्योरम तो कहते ही प्रूव हो जाती है। सर्कल्स की थ्योरम को लिखते हो साथ ही वो प्रूव हो जाती है, इकलौती थ्योरम है। आई वांट प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज करना है। अनदर क्वेश्चन विच आई एम वाउचिंग फॉर कि शायद इस बार पेपर में आए, और वो पिछले पेपर्स में आया भी है, किसी और के पेपर में आया हुआ है। BPT में तो वी हैव ट्रेपीजियम्स, ये सब वाले रूल्स जो है, ठीक है ना, जो हमारी एक्सरसाइज है 6.2 मिड पॉइंट थ्योरम के इस बार काफी क्वेश्चंस देखे हैं। हो सकता है मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना यूजिंग BPT या सिमिलैरिटी कह दिया जाए, ठीक है। और जैसे हमारे 6.2 के क्वेश्चन नंबर 3 4, देन यू हैव 5 या 8, नहीं 5 या 5 and 6। मैं किसी एक को पिक नहीं करूंगी, मुझे को ना मैम इंपॉर्टेंट मार्क करो। इंपॉर्टेंट में मुझे सभी इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि पेपर में कुछ भी उठा के दे देंगे। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि जो मैं कहती हूँ ना ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है दूसरा वाला पेपर में आएगा, और वो आ भी जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन सारे करने हैं। इनकी टाइप्स देखो, आपको सेकेंड थर्ड, थर्ड में हमें डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा, फोर्थ में आपको +1 शायद करना पड़ता है, नहीं नहीं, वो भी डायरेक्टली प्रूव होता है। जो आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 and 10, ये एज MCQ भी यूज होते हैं, जिसमें ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ABCD is a trapezium, AB is parallel to DC, diagonals intersect at point O, ठीक है। प्रूव दैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन DO। ये चीज जो प्रूव करनी है, आप इसको BPT से भी कर सकते हो और इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो। कैसे पता लगेगा क्या करना है, जब तो कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इसको थ्योरम के साथ दे दिया ना, हेंस प्रूव करके, तो अगर आपने सिमिलैरिटी से किया तो गलत है, कोई नंबर नहीं मिलने वाला। बात समझ में आई। थ्योरम 3 मार्क्स की, और इसके साथ बी पार्ट दे दिया, हेंस प्रूव इन अ ट्रेपीजियम, और आया भी हुआ है AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तब आपको इसको BPT करनी है, यहां से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके। समझ में आ गई बात ये सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे ध्यान रखना। आपकी सिमिलैरिटी में ना एक जो आइसोसलेस ट्राइंगल है ना एग्जाम्पल 3, उसको अच्छे से लिख लेना। मतलब वो एग्जाम्पल में ना कभी कभी मिस हो जाता है। एग्जाम्पल 3 है, लिखो पेज नंबर 83, एग्जाम्पल 3।
एग्जाम्पल टू में अगर एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है ई और एफ, तो ए ई अपॉन ई डी, बी एफ अपॉन सी एफ, है ना। यहां पर आप इसको डायगोनल ड्रॉ करके प्रूव कर देते हो कि ये इसके इक्वल है, देन इसके इक्वल ऐसे है, देन यू प्रूव इट, वो हो जाएगा। बीपीटी फिर भी मुझे लगता है हो जाती है, इसके जो आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगी आज। और सिमिलैरिटी में ना, एक तो थ्योरम हमारी वो हो गया, बीपीटी थ्योरम हो गई। सिमिलैरिटी में एक तो वो आता है कि साइड दी हुई है ट्रायंगल की मिसिंग, आपको देखना है कैसी सिमिलैरिटी होगी, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस और मिसिंग साइड, 2 नंबर में या एमसीक्यू में, उस पे आ सकता है। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, अब कंफ्यूजिंग करना है ना, अगर मुझे पेपर डालना है थोड़ा सा कंफ्यूज कि एक दो बच्चे तो गलती करें, एक दो बच्चे का मतलब है कि क्लास में एक दो बच्चे, 5 बच्चे, और पूरे लेवल में देख लो 5% आउट ऑफ 40, मैं 5 आउट ऑफ 40 कह रही हूँ ना कि गलती करते हैं आके, तो आप पूरी 10 लाख की जनता अगर है तो उसमें देख सकते हो कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि ये ध्यान नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी दिया है, और ये क्वेश्चन पेपर में ना, आई यूज टू पुट दिस क्वेश्चन, मैंने इसको वर्कशीट में भी लिखा है, मैं 2:3 की रेशो दे रही हूँ, एडी अपॉन बीडी, 2/3। ठीक है, फिर मैं लिख रही हूं बीसी इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ डी। जैसे कि कोऑर्डिनेट पे भी मैंने कहा था। हम्म। हाँ, क्या होगी रेशियो? हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एडी एंड बीडी या एई एंड ईसी, इस रेशो को 2:3 लेते हो, डीई और बीसी बीपीटी में नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो सिमिलैरिटी में एग्जिस्ट करती है। सिमिलैरिटी में मैंने कहा था ट्रायंगल में बीडी एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें हमें ए बी लेना, एक बिल्कुल पॉइंट है ध्यान रखने वाला, इसे मार्क कर लो, इसे हाईलाइट कर लो, जैसे मर्जी करो, दिमाग में चिपका लो इसको, कि जब आपको डीई और बीसी पूछा सिमिलैरिटी होगी, बीडी वाला पोर्शन नहीं लेना हमें। तो हमारी डीई रेशियो बीसी विल बी 2/5। यही चीज ना आपकी कोऑर्डिनेट में भी यूज होती है। इफ यू रिमेंबर, आपको सेक्शन फॉर्मूला में एपीबी दिया हुआ है, मैं देती हूँ एपी अपॉन ए बी इज 2/7, सॉल्व करके आता है, पूरी जनता में कोई एक बच्चा जरूर होगा, मैं नहीं चाहती वो आप लोग हो। बस इतनी सी बात है, आप मुझे आकर को नहीं मैम ये तो देखा था, ध्यान रखा था, मैं तो ध्यान रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ध्यान रखते हो। ये उसके लिए है जो ध्यान ना रख पाए, जो फिर ध्यान रखने के बाद भी गलती कर ले। सो माइंड अलर्ट करना है कि हमें एपी अपॉन ए बी नहीं, तो यहाँ अगर 2:7 दिया है तो मैं इसको 2:5 लूंगी, दिस इज फॉर सेक्शन फॉर्मूला। छोटी सी चीजें हैं जहां पे पेपर में हम आधी आधी गलती करते हैं, वो समझ में आ गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई भी आ सकता है एग्जाम्पल 7, बिकॉज ये लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री होगी या कैसे वो स्पीड है। समटाइम्स बिकॉज ऑफ दीज नंबर्स ना वी स्किप दिस, कि नहीं नहीं हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यू हैव एक्सरसाइज 1, जो आपके बेसिक क्वेश्चन दिए हुए ना क्वेश्चन नंबर 1 में, वो आपके एमसीक्यूज में या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एमसीक्यू मतलब एक एक दो दो नंबर वाले। जो मुझे इसमें लगता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी ऑल्टीट्यूड्स है। क्वेश्चन नंबर 6 जो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डिफिकल्ट भी नहीं, डिफरेंट होगा, प्लस मीडियन वाले जो क्वेश्चंस हैं जहां पे मीडियन है फिर आप हाफ ऑफ साइड लेते हैं। तो जो सबसे मुझे मुश्किल लगता है और होता है कि इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, वो है क्वेश्चन नंबर 14। एक है क्वेश्चन नंबर 12, ये 2 साल पेपर में लगातार आ चुका है नॉर्थ जोन में, 2022-23 में भी था। तो लास्ट ईयर मैं सोच रही थी नहीं आएगा, इसका भाई जो बैठा हुआ है ना 14th, वो आएगा, मैंने वो बहुत प्रैक्टिस करवाया था क्लास में। बट इसके साथ ही बिल्कुल सेम, मतलब मैंने पेपर 2 बार वो क्वेश्चन पढ़ा कि नहीं नहीं बीसी दिया हुआ है कि एसी दिया हुआ है। 12 भी आया लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी 12 आया है, लेकिन ये नहीं कि 14 नहीं आया, 14 बाकी जोन में आया हुआ है ना। और ये भी मैंने नोटिस किया है, 2-3 साल के थोड़े पेपर्स देखे, एनालिसिस किया है, कि जो उस पेपर में आया ना वो इस पेपर में आ गया, दूसरे जोन का यहां डाल दिया, मतलब क्वेश्चंस बहुत रोटेट भी हो जाते हैं। एमसीक्यूज नहीं, ये वाले एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चंस 3 और 4 मार्क्स वाले, 3, 5 और 2 वाले। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से रिवाइज करना है, बाकी ये पूरा पेपर पूरा आपका हो जाएगा। एक है क्वेश्चन नंबर 12, दोनों में डिफरेंस देखना क्या दिया हुआ है, और एक है क्वेश्चन नंबर 14। तो आज का ना होमवर्क यही होगा, आपने ये पूरी सिमिलैरिटी और पूरी ट्रायंगल्स अच्छे से लिख लाओ, ऐसे इसको सॉल्व करो कि इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पलर करवाऊं, आप वो क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ये हमें हो कि आते हैं, ये तो लिख जो भी हो मैं लिखवाऊं क्लास में, आपको आता हो ट्रायंगल्स,
बहुत इजी है, सिमिलैरिटी उतनी इजी है। नाइन्थ की वाली ज्योमेट्री याद करो, कुछ समझ नहीं आता था, क्वाड्रिलेटरल्स है, कुछ है, सर्कल्स है, सब है। यहाँ के सर्कल्स भी और यहाँ के सिमिलैरिटी भी बहुत इजी। टेंथ तभी स्कोरिंग है, टेंथ में 100 लाना बिल्कुल मुश्किल है। नाइन्थ में 100 लाओगे, सच में बोलूंगी बहुत अच्छा बच्चा है। उसमें तुम्हारा ज्यादा योगदान होगा, मेरा कम होगा, तो नाइन्थ में 80 लेकर आएगा सीरियसली। लेकिन टेंथ में 80 मतलब बड़े आराम से आ सकता है, अगर स्ट्रक्चर्ड में पढ़ोगे ना, बिल्कुल सोचकर ध्यान रखकर पूरा। पेपर मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में, सॉरी 12 और 14 में फर्क क्या है। पढ़ो अच्छे से उसमें। तो बुक खोला करो साथ में, बुक निकालो, बुक खोला करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये पकड़ो, बुक के बिना मत आओ, क्योंकि बुक में क्वेश्चन बार बार देखोगे तभी याद रहेगा, है ना। मैं सीरियसली कहती हूँ, बुक रखी किस लिए है? टेंथ दोबारा रिपीट करनी है इसलिए रखी है कि अच्छे से हमारी गंदी ना हो बुक। मैम वो जो हमने टेस्ट जब ना मैंने दो क्वेश्चन बनाए वो मैं करवा देती हूँ। हम मत ही करो वो नहीं नहीं नहीं, मैं करूंगी, मार्क्स भी पोस्ट करूंगी। मैम मैंने वो घर जाके पेपर सॉल्व किया, मैंने देखा मैंने कितनी कोई बात नहीं, वो ऐसे ही होता है, पेपर में नंबर नहीं। वही तो चीज ठीक करनी है, इसलिए ये मत सोचो। लास्ट ईयर जो बच्चे आके टेस्ट देते हैं ना, यहाँ पे सीरियसली बता रही हूँ, जिसने 90 मार्क्स के मार्क्स में ऐसी बिस्मीत के चेक कर रही थी, उसके 95 96 थे। कितने थे, या 94 होंगे, राइट। उसने सच में कह रही हूँ, उसने हर एक पेपर दिया है, और वो 40 50 57 ऐसे रहती थी, और मैं होती थी इसके मार्क्स कैसे आएंगे। तो यहाँ पर वही होगा कि तुम पूरा प्रैक्टिस करके नहीं आते हो। तुम 4 दिन मैथ्स पढ़ो, सब कुछ छोड़ दो, बाकी तुम्हारे यहाँ पे टेस्ट में मार्क्स आ जाएंगे। वो पेपर में ही पढ़ा जाएगा, यहाँ नहीं। तो यहाँ पर जितना थोड़ा बहुत रिकॉल किया हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से तुम नंबर लेके आ रहे हो। तो वही प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि थोड़ा बहुत माइंड में बना रहे, कुछ नया सीखे, कुछ नया पढ़ ले, उसको फिर दिमाग में वो इम्प्रिंटेड रहेगा। समझ में आ गया टेस्ट जरूरी क्यों होता है? जो मैं आपको एमसीक्यूज दे रही हूँ, फुल लेंथ टेस्ट दे रही हूँ, और वो डिफरेंट में मैं क्यों देती हूँ। मैं क्यों, मतलब मैं अपने भी बना सकती हूँ कि मैं डाल दूँ, मैं अपने हिसाब से सोचूंगी। यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे किसी भी अगर बुक्स में देखो तो वो ऑल इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, तो वो किसी जोन के हिसाब से वर्क कर रहा है या कहाँ से वर्क कर रहा है, तो देयर आर बाउंड टू बी सम क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज बाय बुक, और मैं सारे क्वेश्चन करवा देती हूँ उनसे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि जितने मेरे पास है उनके एमसीक्यूज तो मैं सारे आपको करवा दूँ, राइट। इसलिए बुक मत खरीदना कोई भी। अगर लेनी है तो एक सैंपल पेपर लो, उससे अच्छे से रिवाइज करो, बाकी जो है मैं आपको करवा दूंगी सारा, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत जरूरी है ये। इसमें दिया हुआ है साइड ए बी, बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to respectively proportional to side PQ, QR and median PM। इसको समझना है। मैं बहुत, देखो मैं बड़ा बड़ा आराम से फिगर ड्रॉ करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करी, बिकॉज कॉन्सेंट्रेट कि हमें दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन पहचानोगे कैसे कि 14th है या 12th है? बेस की रेसिपी होती है वो दवाई। हाँ जो सोखा होता है। मीडियन दिया हुआ है ना, एडी और पीएम। जिस मीडियन ने, मतलब ये थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन में एसी यहां पर बी से मीडियन दे दूं ना, तो वो बेस नहीं रहेगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है। कि जहां पर मीडियन जा रहा है ना, हमें वो वाली साइड दी है। जहां पे मीडियन का फुट है ना, मतलब जहां पे उसने पैर रखा, मुझे वो साइड दे दी, है ना। अभी मैं आपको, अगर मैं चाहूँ, मतलब मेरे जो बच्चा, मतलब मेरे टीचर हो ना, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दूं उसको, तो मैं डी यहाँ पे बना दूंगी। हाँ, ये अलाउड नहीं होता सीबीएसई मेरे यहाँ, तो इतना इतनी वेरिएशन करते नहीं है हम, है ना। और मैं दूं ए बी, ए सी एंड बी डी। तो समझना हमने कैसे है कि जहां पर मीडियन का पैर है ना, वर्टेक्स तो है ही है, जहां मीडियन जाके टकराया है वो वाली साइड दी है। फिर तो है क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी रखा है, ए सी रखा है और ए डी रखा है। यहाँ पे पी क्यू, पी आर और पी एम। मम्मी ने आनी ना, प्रेस कर दिया तो मैं देखे गए है ना। तो यहां पर जहां मीडियन जा रहा है वो साइड तो दी नहीं हुई, है ना। जहां मीडियन जाकर रेस्ट कर रहा है वो साइड नहीं दी हुई, उसके अलावा दूसरी साइड दे दी। ए भी तो है ही है एक, मीडियन वाली साइड नहीं दी, उसके दूसरी वाली साइड दे दी। ठीक हो गया ये?
मीडियन वाली साइड नहीं दी हुई हमें। अगर तो मीडियन वाली साइड दी है फिर तो ये क्वेश्चन है इजी, डायरेक्ट, जैसे हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। और अगर मीडियन वाली साइड नहीं दी हुई तो ये क्वेश्चन है थोड़ा कंस्ट्रक्शन करने वाला। समझ में आ गया? पहले तो बेसिक डिफरेंस समझो। मीडियन वाली साइड दी है ना, तो मैंने 2 बार चेक किया कि मीडियन वाली साइड ही दी है, कुछ चेंजेस तो नहीं है एबीसी में या एडी करके कुछ और मीडियन दिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। यही सेम क्वेश्चन नंबर 12 2 साल लगातार आ रहा है। हैट्रिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना? आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। बट सभी कह रहे हैं पेपर डिफिकल्ट होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा। सब कह रहे हैं पेपर डिफिकल्ट आएगा, डिफिकल्ट आएगा। कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला, कोई पंगा नहीं लेगा डिफिकल्ट पेपर डालकर रिजल्ट को खराब करना। बिकॉज बाकी सभी भी बोर्ड्स हैं जहां से बच्चे स्कोर करके आते हैं, एंड देन सीबीएसई को फिर आगे एडमिशन्स में मुश्किल आती है। अपना रिजल्ट क्यों सीबीएसई खराब करेगा? है ना? हम कहेंगे आईसीएसई बोर्ड ने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो देन सीबीएसई का रिजल्ट जब पैरेलल में आएगा, देयर इज अ स्क्रूटनी जो होता है कि क्यों रिजल्ट आया, पेपर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना? तो पेपर मुश्किल नहीं होगा, आपको आता होगा। इतना सोचो, पेपर इजी मुश्किल नहीं होता, पेपर आता है तो बहुत इजी है, नहीं आता तो मुश्किल है। ठीक है? अब बताते हैं इसमें हमने क्या करना है। आपने पहले क्या करना है, देखो मुझे प्रूव करना है इसमें ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। हाँ भैया हमें। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। इजी क्यों है? कि जहां पर मीडियन जा रहा है ना, वो साइड 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। बीसी पर मीडियन गिरा ना, तो बीसी के 2 हिस्से हो गए, बीडी और सीडी। तो मैं क्या करूंगी, लिखूंगी ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू 2 BD एंड क्यू आर इज इक्वल टू 2 QM। तो यहां लिख दिया 2 BD एंड 2 QM। और एडी और पीएम तो है ही है। इजी क्यों है? क्योंकि बीसी को रिप्लेस करना बड़ा आसान है 2 BD के साथ। ये 2 हमारा कट गया, तो मेरे पास आ गया ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन QM। प्रूफ को एज अ स्टोरी याद करना कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। इससे क्या मिलने वाला है? मीडियन है, मीडियन ने साइड को डिवाइड किया, वो साइड हमारे रेशियो में एग्जिस्ट करती है, मैंने उसे 2 BD से रिप्लेस कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे प्रूव हो गया ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम बाय एसएसएस रूल। प्रॉपर लिखोगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड पीक्यूएम, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम इक्वल होगा। ठीक है? तो बाय एसएसएस रूल ट्रायंगल एबीडी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। और 5 या 3 नंबर में, पिछली बार 3 नंबर में था शायद। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होता है वो जान सकते हैं बुक के क्वेश्चन। उसमें बुक ही चांस होते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इतना, या एग्जाम्पलर दे देते हैं उसमें से। उसमें लास्ट ईयर जो आया था, नहीं ये 5 मार्क्स में आया, ये वाला 5 मार्क्स में आया। 5 में और जो उसका और वाला पार्ट गया था ना, वो लगता ही नहीं 5 मार्क्स वाला है। बताऊंगी इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 5 मार्क्स में आया हुआ था। बुक का क्वेश्चन नंबर 8 पैरेललोग्राम वाला 5 मार्क्स में, और में जो दिया हुआ है। अब दे दिया तो हम क्या करें, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें, आपको इतना ही लिखना है। हाँ दे दिया है तो क्या करोगे उसमें, अच्छे से आप प्रूफ रीजन सब लिख कर लंबा लंबा करके लिख कर आओगे। बीडी एंड पी क्यू एम ये दे दिया, हाँ जी। तो इससे हम लेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, CPST कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हाँ जी। चला रहा हूं। तो एबीडी और पीक्यूएम सिमिलर सिमिलर हो गए बाय एसएसएस, तो इससे एंगल एबीडी
इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम आ गया, सीपीएसटी लिखना मत, वहां पे लिखना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब इससे आप क्या करोगे, क्यू इजी कहा मैंने, अब आप करोगे ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा बस यहाँ पे ना एक चीज और देखने वाली होती है, जैसे एबीडी लिखा है ना, तो आपने लिखना है और एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल के हिसाब से हमने एडी लिया, पी क्यू एम लिया, लेकिन यूज हमें एबीसी करना है क्योंकि ट्राइंगल में एबीसी और पी क्यू आर है, तो इसे लिख देना है और करके। मतलब अगर हम दोनों छोटे वाले ट्रायंगल सिमुलेट कर दें फिर उनको ऐड कर सकते हैं। नहीं वो एडीसी और पीएमआर भी हो जाएंगे सिमुलेट। एडी अपॉन पीएम उससे आ जाएगा नहीं, ये सिमिलैरिटी का रूल ये तो नहीं है, right? ऐसे सॉरी। वो तुमने एक्चुअली किया नहीं हुआ, रूल्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं ना, कि तुमने कहा कि दो सिमिलर ट्राइंगल द साइड्स रेशियो इक्वल होगी, देन यू से एडी, ना ही लिखो वो अच्छा है, दो सिमिलैरिटीज को ऐड करके सिमिलर बन जाए, नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि तुम कह रहे हो कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तुमने अब इसको इक्वल किया तो यू से दिस एंगल, ठीक है, तो फिर तुमने सम कर दिया, ठीक है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे ही याद करते हैं, दिमाग खाना, फिर टीचर वो सब जो तुम चेक कर रहे हैं पेपर वो तुम्हारा समझे प्रूफ, सबसे बड़ा चैलेंज तो है ना तुमने लिखा और उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब हम एक सेट पढ़ रहे हैं ना, मतलब मुझे पता कि मैं बीपीटी पढ़ रही हूँ, तो उसके अलावा मुझे कोई और प्रूफ दिखेगा तो आई हैव टू पुट माई माइंड इनटू इट, तो वो चीज मुश्किल है। अब आ जाओ ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर, इसमें आप लिखोगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ये प्रूव्ड अबव है। ये इजी क्यों है कि जो एंगल आपने प्रूव किया वही हमने अपना एस ए एस रूल के साथ यूज कर लिया, ट्राइंगल एबीसी ये दो स्टेप्स में प्रूव हो जाता है एस ए एस के साथ। समझ में आ गया वाई दिस क्वेश्चन इज इजी नाउ, बिकॉज हमने जब एंगल बी और एंगल क्यू प्रूव किया तो वो एस एस के साथ डायरेक्टली हमारा मेन ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए और ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले में, वहां क्या गड़बड़ है। इतना लिख लिया सबने, इरेज करो। अब क्वेश्चन नंबर 14 में वही दो ट्राइंगल्स हमें दिए हैं, एबीसी पी क्यू आर, मीडियन एडी, मीडियन पीएम, ठीक है, और जो साइड दी है ना वो मीडियन वाली नहीं दी हुई, ए बी अपॉन पी क्यू ए सी, मतलब जहां से मीडियन शुरू हो रहा है ना वहीं से दो साइड शुरू हो रही है, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब कहते हैं दो बड़े वाले ट्राइंगल्स जो बन रहे हैं ना उनको सिमिलर प्रूव करो, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन होगी, जो मैं आपको करवा रही हूँ वो सबसे इजी वे है प्रूफ करने का। फ्रॉम डी ड्रॉ डीई पैरेलल टू AC, फ्रॉम M ड्रॉ MN पैरेलल टू PR। अगर ये नहीं किया हुआ, जो किया हुआ है उसे, अगर अब मैं नहीं कहूंगी नहीं ये वाला करो, पर मुझे सबसे इजी ये प्रूफ लगा था। इसके ना दो फायदे हैं, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम भी रिवाइज हो जाती है, तो अगर कोई क्वेश्चन मिड पॉइंट पे आया ना तो आपको लगता नहीं कि नहीं किया होगा, वो प्रूफ भी यूज कर लेते हो अपने पेपर में। ठीक है, डी मिड पॉइंट है, डीई पैरेलल AC है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, एक बार देख लो मैंने क्या लिखा है, इन ट्राइंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, DE is parallel to AC, therefore E is the midpoint of AB by converse of midpoint theorem।
ऐसे ही यहां पर सेम टू सेम चिपकाना है, लेकिन वर्टिसेस डिफरेंट के साथ, कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। एक बार लिख दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम एन इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर बस वह कन्वर्स है वो ना लिखना, ठीक है ना। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी क्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये लिखने के बाद, इतना हमने लिख दिया, अब इसके बाद और क्या लिखना है? लिख लिया सबने इतना? दो ट्राइंगल्स में एक्सप्लेन कर लिया। अब हमें पता है, देखो रेशो में ए बी दी हुई है, ए सी दी हुई है, और ए डी। ठीक है, जो ए बी है, ई उसका मिड पॉइंट है, सो कैन आई से ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए ई। ऐसे ही पी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एन, क्योंकि वो ट्राइंगल में यूज नहीं होगा। देख क्यू एन अगर लिखेंगे ना तो पी एम मिस होगा। पी आर दिया हुआ है ना, देख ए बी दिया हुआ है, ए ई को मैंने 2 टाइम्स लिखा, तो मेरा अब इंस्टिंक्ट होगा कि यूज पी एन। ठीक है, देख क्योंकि ना इसका रीजन ये भी है कि मुझे दो दो साइड्स ट्रायंगल की मेन वाले की दी हुई है, उनका कॉमन वर्टेक्स से है, तो कहीं ना कहीं से अगर मैं ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दूं, एस से एस लग जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी मैं याद रखूंगी पी क्यू और पी एन लेना है। ऐसे ही कैन आई से डीई, डबल ऑफ डीई इज ए सी, 2 टाइम्स एम एन इज पी आर। तो ए बी को भी रिप्लेस कर दिया, ए सी को भी रिप्लेस कर दिया, पी क्यू को रिप्लेस कर दिया, एम एन को, पी आर को रिप्लेस कर दिया। तो इस रेशियो में ए बी की जगह आई राइट 2 ए ई, पी क्यू की जगह आई राइट 2 पी एन, डी ए सी की जगह 2 टाइम्स डीई, एंड पी आर की जगह 2 टाइम्स एम एन, और ये आ गया ए डी एंड बी। देखो, a line joining midpoint of any two sides of a triangle parallel to third side equal to half of it। तो DE पैरेलल AC है, E मिड पॉइंट है, DB मिड पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा? DE इज हाफ ऑफ AC। तो ये जो मैं चीज लिख रही हूं ये है मिड पॉइंट थ्योरम। वो कन्वर्स था, यहाँ पे 2 मिड पॉइंट्स गिवन है, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम हो गया ये भी। अब हमने इन सबको रिप्लेस कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये 2 तो कट गया, आगे साइड AE, आगे साइड DE, और आगे साइड AD। यहां से PN, MN और PM तीनों मिलकर एक ट्राइंगल बना रहे हैं, AED, सिमिलर टू ट्राइंगल PNN, SSS। और यहां से मैं इसको एंगल 1 दे देती हूँ, और इसको एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, CPST लिखते हैं कहने के लिए। ठीक है, अब लिखना है, ये हमने एक सारा पोर्शन हमने कर दिया ट्राइंगल ABD के साथ। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, स्कूल में यही करवाया हुआ है। हाँ, वो मैं भूल चुकी हूँ, मैं बना दूंगी, पर मुझे पता है कि वो उसको एक्सटेंड करके फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं वो सब। हाँ, सिमिलर प्रूफ करते हैं, चलता है। सिमिलरली जैसे तुमने यहाँ पे ड्रॉ की, वैसे तुम यहाँ ड्रॉ कर लो। हाँ, नहीं नहीं, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, पूरा सेम सिस्टम जो तुमने इस साइड पे चिपकाया वही दूसरी साइड पे चिपकाकर एंगल 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हो। अब ये दो इक्वेशंस को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। पहले मैंने भी एक बार ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम करवाया था, तो मैंने उसको एक्सटेंड करके कहा था डी को नीचे ले जाओ, but then somebody came with this proof कि मैम स्कूल में ये करवाया है। ठीक है, एंड आई फाउंड दिस मोर लॉजिकल एंड मोर लिटिल इजियर, क्योंकि मिड पॉइंट भी इसमें रिवाइज हो गई। ठीक है ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। तो देयरफॉर अब कर सकते हो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR SAS। कोशिश करनी है एंगल A कॉमन लेना है हमने, एंगल P को लेकर हमने दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, एंगल A और एंगल P को। ठीक होगी बात ये। सिमिलर ट्राइंगल्स में और जो चीज हमें याद रखनी है, इतना लिख लिया सबने। नेक्स्ट लिखो, व्हेन ट्राइंगल्स आर सिमिलर
देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कि अगर मैं ए बी की बात कर रही हूँ तो दूसरे में कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है। ठीक है, अब लिखना है रेशियो ऑफ साइड्स इन सिमिलर ट्राइंगल। दरवाजा बंद कर दो बेटा। इन सिमिलर ट्राइंगल रेशियो ऑफ साइड्स is equal to ratio of altitudes is equal to ratio of medians is equal to ratio of angle bisectors is equal to ratio of perimeters। जो साइड्स की रेशियो है वही पेरीमीटर की रेशियो होगी। ये प्रूफ भी था अभी ना पेपर में, एमसीक्यू आपका केस स्टडी में क्वेश्चन भी है कि हाउ कैन वी से दैट रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज अ कांस्टेंट। तो आपने कहा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। तो ए बी के पी क्यू हो गया। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है दोनों साइड्स का, ए बी बी सी और ए सी को ऐड किया। ये ना आपकी केस स्टडी में क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रूव दैट रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स इज कांस्टेंट। तो ऐसे ही आया पी क्यू क्यू आर पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू लिया जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर लोगे, ए सी अपॉन पी आर लोगे। ये भी रेशो के इक्वल है, सभी के इक्वल है ना। तो ए बी की जगह ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तो लिखा, पी क्यू की जगह लिखोगे के ए बी सी की जगह के क्यू आर। सहज ठीक है ये चीज, ये आपके पेपर में भी थी ना। यस तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रूव। यहां से के कॉमन ले लो, के ए बी नहीं आएगा, मैंने गलत कर दिया। हाँ, मैंने ए बी को रिप्लेस करना था तभी वो रेशो बनना है के आ रही है। तो ए बी की जगह विल राइट के पी क्यू, बी सी की जगह विल राइट के क्यू आर, ए सी की जगह विल राइट के पी आर, और नीचे आएगा ठीक है ना, ए बी की जगह विल राइट के टाइम्स पी क्यू, यहाँ पे लिखा रिप्लेस उसे किया। बी सी की जगह विल राइट के टाइम्स क्यू आर, और ए सी की जगह हम लिखेंगे के टाइम्स पी आर। और इसको रिप्लेस करके के कॉमन, पी क्यू क्यू आर पी आर ये सब कैंसिल हो गया, दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू के, हेंस अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पता क्या आता है आपको, रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स दे दिया, ट्राइंगल सिमिलर दिया है, लिखा है ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, लेट मी से 3:2। अब मैंने कहा ए बी है एज 10 सेंटीमीटर, फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू। ए बी बाय पी क्यू 3/2 हो जाएगा, 20/3। समझ में आ गई बात ये। या एक क्वेश्चन ऐसा भी था, रेशियो ऑफ मीडियंस गिवन है, फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स, सेम फाइंड था। ये क्यों फर्क आया, बिकॉज पहले का एक्सरसाइज एरियाज के बारे में हुआ करती थी, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जब आपको नहीं है तो इसलिए सिर्फ पेरीमीटर तक की बात होती है। इतना क्लियर हो गया। मीडियंस वाले क्वेश्चन कर लेना बहुत जरूरी है। ट्रेपीजियम वाला एक क्वेश्चन है इसमें, और कौन सा इसमें करवाने वाला, हाँ एक क्वेश्चन जो मैं कहूंगी करो, क्योंकि वो अगर साइड कहीं आपको आ जाए, लिखो पिछली बुक का, मतलब पिछली वाली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो डिलीट हो चुकी है। ट्रेपीजियम दिया, नहीं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी are two triangles on same base BC if AD intersects। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, पेपर में ये रिवाइज करना है। intersects BC at O, show that area of triangle ABC
अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी इज AO अपॉन DO। तो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये BC बेस सेम रखा है, यहाँ पे BD है, सॉरी, सेम बेस BC, ठीक है, दिस इज BD, बेस BC है, एक ट्रायंगल बना है ABC और एक ट्रायंगल बना है BCD, बेस BC है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, तो अब आपको कहा गया प्रूफ एरिया, अब एरिया की बात कर ली यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लगेगा पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, पर है ये सिमिलैरिटी, नथिंग टू डू विद एरिया, मेन इसमें सिमिलैरिटी है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया तब निकलेगा जब उसमें हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस ट्रायंगल का दे टॉकिंग अबाउट ABC, परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहां पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC, DN परपेंडिकुलर टू BC, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन जो डॉटेड होगी AM परपेंडिकुलर टू BC, DN परपेंडिकुलर टू BC हमने ड्रॉ करना है, विच इज इंपॉर्टेंट। देखो जहां पे इंटरसेक्ट किया, ये दो एंगल्स इक्वल है, किस वजह से, वर्टिकली। तो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करने चाहिए, और कोई ट्रेपीजियम कुछ नहीं दिया हुआ, हाँ, क्योंकि ये एक 90 डिग्री भी मिल रहा है, परपेंडिकुलर लिया ना, 90 90 जैसे मर्जी है, दोनों सेम है। तो मैं लूंगी ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल DON। AOM इज इक्वल टू DON, क्योंकि है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, प्लीज इसको ऐसे मत लिखना, पूरा नाम लिखना इसका, ठीक है। देन वी हैव एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO, 90 ईच। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा ट्रायंगल AOM सिमिलर टू ट्रायंगल DON बाय AA रूल। तो AO अपॉन DO इज इक्वल टू AM अपॉन DN, बाकी तीसरी साइड लिखनी है लिखो, छोड़ भी सकते हैं। क्लियर हो गया, ये मैंने प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ साइड्स ले ली। समझ में आ गया ना। जरूरी चीज मैंने कहा कि जो ये ऑल्टीट्यूड लिए ना AM और DN, इनकी जो रेशियो है वो AO और DO के इक्वल है। समझ में आ गई बात है, अब आ जाओ, ABC ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हाफ बेस कौन सा लोगे, जिसपे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है BC, और ऑल्टीट्यूड AM ड्रॉ हुआ है। ट्रायंगल DBC का एरिया लेना है तो हाफ इंटू BC इंटू DN, ये वाला, ठीक है, ये हाफ BC कैंसल। AM और DN किसके इक्वल प्रूव किया है, AO बाय। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट में बट नॉट सो डिफिकल्ट पेपर में आ सकता है, इसे लिख लो। ठीक है, तो आज ये पूरा चैप्टर करके आना है, कल थोड़े बहुत मैं आपको एक तो पेपर आपके दे दूंगी,